सैलरीज, 5 हेड है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक है सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, और क्या है 2 हेड, और 2 हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शुद्ध कैपिटल गेन्स, ओके। एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड है। तो पहला हेड है सैलरीज। तो सैलरी क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी। फर्स्ट जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी, फर्स्ट जो पॉइंट है, पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। पेयर, सैलरी का पेयर कौन है? पेयर मतलब जो देता है, पेई मतलब जो लेता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पे करता है सैलरी, तो एम्प्लॉयर है सैलरी का पेयर, एंड एम्प्लॉई है सैलरी का पेई। तो अगर पेयर और पेई है तो मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एंड रहना चाहिए। अगर इनकम मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में अगर कोई इनकम जेनरेट करेगा तो वो होगा तुम्हारा सैलरी इनकम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। तो मेन पार्ट जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या होगा? A payment can be constitute as salary only if the payer is the employer and employee. Pay is the employee of the payer. क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। The key criteria to hold this relationship is that employee is always bound to work as per the direction or instruction and supervision of the employer. जहां पर तुम काम करते हो, बॉस जैसे तुम्हारा ओनर जो है मतलब एम्प्लॉयर जो है जैसे डायरेक्शन देगा, जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, वैसे ही तुमको काम करना होगा। मतलब बॉस के अंदर में हो तुम, ठीक है। यू आर इन अंडर ऑफ बॉस और एम्प्लॉयर। तो ये मेन चीज है। Payment in employer's capacity. To treat any payment as salary, it is necessary that the payer, being the employer, must have made the payment in such capacity. मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जो पेमेंट कर रहा है ना उसको एम्प्लॉयर होना ही है। थर्ड पॉइंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या है? The employer can direct and control the duties and manners of performance of the employee. ठीक है। Contract of service, the employer can direct and control the duties and manner of performance of the employee.
तो यहां पर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट करता है, मतलब आदेश देता है कि कैसे काम करना है, एंड उसका कंट्रोल रहता है। हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये क्या है, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टी कैन सिंप्लीफाई और सिंपली डिसाइड एंड कोड द ऑब्जेक्ट और टारगेट टू बी अचीव बट कैन नॉट डिसाइड टू डायरेक्ट द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यहां पर क्या होता है, तुम एक ऑर्डर देते हो, तुम्हें इतना माल चाहिए, ठीक है, अभी तुम कौन हो, कस्टमर, मैं कौन हूं, सप्लायर। तुम मुझे ऑर्डर दिए कि 1000 क्वांटिटी तुमको चाहिए, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और तुमको क्या करना है, कैटरिंग सर्विस देना है तुम्हारे घर में, मुझे क्या करना है, कैटरिंग सर्विस देना है। अभी कैसे कैटरिंग सर्विस देंगे, कितना लोग लाएंगे, ठीक है, अभी कुक कैसे करेंगे, कौन सा कुक लाएंगे, ये मेरा बात है। तुम मुझे डायरेक्ट नहीं करोगे, समझ में आ रहा है। ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मतलब तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। ये 1000 मेरा इन्वाइटी है, उसको क्या करना होगा, क्या करना होगा उसको, सर्विस मतलब खिलाना होगा। तो मेनू बता दोगे, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सर्विस दे देंगे। लेकिन कैसे सर्विस देंगे, कितना कुक रहेगा वहां पर, ठीक है, कहां से माल परचेस करेंगे, ये किसका बात है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के। लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप है, उसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। कोई डाउट यहां पर पॉइंट में, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कंसाइनर एंड कंसाइनी, ठीक है। तो कंसाइनर क्या करता है, उसका माल भेजता है कंसाइनी के पास, कंसाइनी माल बेच के जितना पैसा कलेक्ट होता है, क्या करता है कंसाइनी, उसका जो खर्चा है, उसका जो कमीशन है, काट के कंट्रैक्टर मतलब कंसाइनर को पैसा पेमेंट कर देता है। तो इसमें जो इनकम जनरेट हो रहा है, कौन सा इनकम जनरेट हो रहा है, कंसाइनी को तो इनकम जनरेट होगा ना। तो ये जो इनकम जनरेट हो रहा है, क्या है, कमीशन है और रेमुनरेशन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो होगा, ये सैलरी पे आएगा कि नहीं आएगा, सैलरी हेड में, सैलरी हेड में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, सर। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहां पर है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, पार्टनर सैलरी रिसीव करता है, बिजनेस
मान लो मैं एक फार्म का पार्टनर हूं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब पार्टनरशिप डीड में है कि मुझे सैलरी इतना मिलेगा। तो ये जो सैलरी है कौन दे रहा है? मेरा बॉस कौन है? नहीं नहीं, फार्म बॉस नहीं है मेरा। पार्टनर, पार्टनर ही बॉस होता है ना, मैं तो पार्टनर हूं। मेरा बॉस कौन कौन है? कौन पार्टनर? मैं भी तो पार्टनर। यस, जो पार्टनर वही बॉस होता है। मतलब तीन पार्टनर है, मतलब तीन तीन बॉस है, ठीक है। अगर उसको फार्म से कुछ सैलरी मिल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड में है, तो ये जो सैलरी इनकम हो रहा है, ये क्या है? जिसको सैलरी मिल रहा है उसका क्या इनकम है? बिजनेस इनकम है। फार्म क्या होता है? बिजनेस होता है ना फार्म। यहां पर तो कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं। मुझे जो सैलरी मिल रहा है एज अ पार्टनर, मेरा कौन बॉस है? कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉयर नहीं है। तो मेरा जो सैलरी हो रहा है ये सैलरी हेड में नहीं जाएगा। कौन सा हेड में जाएगा? बिजनेस हेड में जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस, पीयर अप्रोप्रिएशन में करते हो ना अकाउंट्स में, वही है। द प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोपाइटर फ्रॉम हिज प्रोपाइटरशिप फार्म। ये क्या होता है? ये तो इनकम ही नहीं है। क्यों? प्रोपाइटरशिप फार्म में मतलब मैं ही मालिक हूं, मैं सैलरी ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो, सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोपाइटर फ्रॉम हिज प्रोपाइटरशिप फार्म इज नॉट एन इनकम, as proprietor and proprietorship firm are the same person and no one can earn from himself. Remuneration to director from his company can be treated as salary, only if the director is employee of the company. Otherwise the same shall be taxable under the head income from other sources. कंपनी का डायरेक्टर कैसे होता है? कंपनी डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर को सैलरी कब मिलेगा? अगर अगर ये जो है ना, ट्रीटेड एज सैलरी ओनली इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉय। मतलब ये जो डायरेक्टर इज एम्प्लॉय है, तो कौन सा डायरेक्टर है? जो डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, इसका नाम क्या होता है? नहीं नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एम्प्लॉय नहीं है, क्या है वो? नो नो नो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्ट है। जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है मतलब एम्प्लॉय होता है, उसको सैलरी मिलता है, ठीक है। डायरेक्टर सिटिंग फीस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पेंशन रिसीव बाय विडो, ये क्या होगा? मिस्टर ए, मिसेस ए। मिस्टर ए, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड। वी मिस्टर ए का डेथ हो गया, वी मिसेस ए को सैलरी मिल रहा है, मतलब सैलरी नहीं, क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, होता है ना फैमिली पेंशन। विडो को फैमिली पेंशन मिलता है। तो हाँ, ये जो फैमिली पेंशन हो रहा है मिसेस ए को, विडो, तो ये जो इनकम है मिसेस ए के हाथ में, कौन सा हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि
मिसेस ए के साथ एक्स लिमिटेड का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। किसके साथ था? मिस्टर एक्स के साथ, सॉरी मिस्टर ए के साथ था। समझ में आ रहा है? तो मिस्टर ए को जो मिल रहा था वो है सैलरी, लेकिन मिसेस ए को अभी जो मिल रहा है वो सैलरी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस is taxable under the head salaries. देखो यहां पर कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है? ओके। ठीक। हम्म। यस। चलो इलास्ट्रेशन वन देख लेते हैं एक बार। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिसीव शुड बी ट्रीटेड एज सैलरी और नॉट। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सही है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। फर्स्ट नंबर पॉइंट वन, अ टीचर रिसीव्स emoluments in kinds from school in which he teaches। मतलब स्कूल में तुम काम करते हो, वहां से कुछ तुमको बेनिफिट मिला है, गिफ्ट मिला है। इन काइंड, ये क्या होगा? सैलरी होगा कि नहीं होगा? देखो तुम स्कूल में काम करते हो, मतलब क्या हो गया? एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। अभी वहां से कुछ मिलेगा, काइंड और कैश, कुछ भी मिलेगा तुमको, क्या होगा? सैलरी। समझ में आ रहा है? आइदर रिसीव इन कैश और इन काइंड। ये हाँ हाँ, बेनिफिट। अ टीचर ऑफ अ कॉलेज रिसीव फीस फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी। देखो टीचर हो कहाँ का? कॉलेज का। रिसीव फीस फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, ये सेम है? सेम है। एम्प्लॉयर कौन है? तुम टीचर हो, कहाँ का टीचर हो? कॉलेज का हो, मतलब कॉलेज तुम्हारा एम्प्लॉयर है। तुमको फीस मिल जाए कहाँ से? यूनिवर्सिटी से, तुम्हारा एम्प्लॉयर नहीं है। हाँ, फॉर चेकिंग आंसर सीट, तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यहां पर क्यों? नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नेक्स्ट, अ पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मेंबर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो कहा जाएगा? अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, सेक्शन वाइज स्कीम। सेक्शन वाइज स्कीम, सैलरीज। सेक्शन 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 क्या है? डिडक्शन। सेक्शन 17 क्या है? डेफिनेशन।
अगर सेक्शन याद रहेगा तो अच्छा है। सेक्शन 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन, मतलब कौन सा इनकम कहाँ चार्ज होगा, कौन सा बेसिस पे चार्ज होगा। डिडक्शन मतलब सैलरी से कौन सा सैलरी जो इनकम होता है कौन सा डिडक्शन हम लोगों को मिलता है। एंड सेक्शन 17 में क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, तो सेक्शन 15 में क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? चार्ज कैसे करते हो, कौन सा मैनर पे चार्ज करते हो। यहां पर देखो, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब ड्यू हो गया और रिसीव हुआ है। मान लो यह है मार्च, मार्च में तुम काम कर रहे हो, तो ड्यू कौन सा ईयर के लिए हो रहा है? 23/4 और 24/5। कौन सा ईयर के लिए हो रहा है? 4 में, मार्च में तुम काम कर सर्विस दे रहे हो तुम, तो तुम्हारा ड्यू कब हो रहा है? मार्च में ही हो रहा है। लेकिन तुम्हारा रिसीव हो रहा है अप्रैल में, मतलब 24-25 में। ये सैलरी कब का होगा, कौन सा ईयर का होगा? 23-24। ठीक है, अभी 24-25 अप्रैल में जो काम करोगे, मार्च में तुम्हारा क्या है? नीड है, इसलिए तुमने एम्प्लॉयर से एडवांस ले ली 24-25 का। तो 24-25 का जो सैलरी आज तुम मार्च में ले लिए, घूमने जाओगे, जो भी होगा, तो ये जो सैलरी है ये चार्जेबल कब होगा? 24-25 में और 23-24 में। 23-24 यहां पर कौन सा बेसिस पे हो रहा है? रिसिप्ट बेसिस पे। ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो याद रखना, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। एक कॉपी कॉपी में ना लिख के रखोगे चैप्टर वाइज। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स कौन सा बेसिस पे होता था हाउस प्रॉपर्टी में? ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, भूल गए? मतलब कौन सा बेसिस पे हुआ? रिसिप्ट रिसिप्ट बेसिस, पेमेंट बेसिस। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा बेसिस पे होता है? ड्यू और रिसिप्ट। ड्यू मतलब पेमेंट नहीं करोगे तो तब भी चलेगा, लेकिन ड्यू हुआ है मतलब तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी में क्या होता है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर दोनों ही एप्लीकेबल है, लेकिन दोनों में जो पहले होगा उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, डिडक्शन यहां पर 3 मिलता है। डिडक्शन, 3 डिडक्शन मिल जाता है। क्या है? एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, एंड यहां पर प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टेट कितना मिलता है जानते हो? ₹50,000। यह है मैक्सिमम, यहां पर लिख देते। प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल बेसिस पे, एंड ये है एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका रूल बाद में आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या है? डेफिनेशन है।
बाद में डेफिनेशन में आ रहे। पहले हो गया चार्जिंग, उसके बाद हो गया डिडक्शन, इसके बाद है 17 डेफिनेशन। सैलरी क्या है, पार्क्विजिट्स क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या है, आएंगे। सेक्शन 17(1) क्या है, सैलरी मतलब कैश सैलरी। सैलरी मतलब ये कौन सा सैलरी है, कैश सैलरी। ये होता है कैश सैलरी। पार्क्विजिट क्या होता है, बेनिफिट। ये क्या होता है, बेनिफिट। जाएंगे हम, बेनिफिट नॉट इन कैश। नॉट इन कैश, ये परक्विजिट्स। डिटेल में जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, include wages, any annuity or pension, any gratuity, any fees, commission, perquisite or profit in lieu of salary in addition to salary and wages, any advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed by the SSC। मतलब छुट्टी लेते हो तो छुट्टी नहीं लिए तुमने, उसके बदले में पैसा ले रहे हो, ये जो इनकम आ रहा है ये क्या होगा, सैलरी के अंदर भी आएगा। The portion of the annual accretion in previous year to the balance at the credit of employee participating in recognized provident fund to the extent, ये सब डिटेल्स में जाएंगे बाद में सब। ये सब क्या है, सेक्शन 17(1) में जो सैलरी है, कैश सैलरी जो है, इसमें आते हैं। ठीक है, देखो जनरल नोट्स क्या है, सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग क्या जानते हैं, अकाउंट्स में वेजेस किसको देते हैं, लेबर को, सैलरी ऑफिस स्टाफ को। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलना चाह रहा है कि सैलरी वेजेस मेरे लिए सभी इक्वल है, टैक्स दो बस, बाकी सब छोड़ो, ये बात है। ठीक है, वॉलंटरी पेमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉलंटरी पेमेंट कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये भी सैलरी ही होगा। ठीक है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वॉलंटरी हो, चाहे मैंडेटरी हो, सब टैक्सेबल ही होगा। कहां पर टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल सैलरी। रेमुनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क, इसलिए तुमको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है, ये भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ही आ रहा है, तो सैलरी होगा। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, इसका मतलब एक जगह पार्ट टाइम करते हो, दूसरी जगह फुल टाइम करते हो। ठीक है, तो संडे मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, तो वहां पर पार्ट टाइम करते हो, तो वहां से भी सैलरी मिल जाए, यहां से भी सैलरी मिल जाए, तो दो जगह से सैलरी मिल जाए तो दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। जैसे होता है ना, आर्मी आर्मी लोगों को होता है 30-35 उम्र में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद उन लोगों को कोई जॉब मिल जाता है, तो तब आर्मी से क्या होता है, पेंशन मिलता है। जहां पर जॉब कर रहा है 60 तक, वहां पे क्या होता है, सैलरी मिलता है, तो दोनों ही आएगा इनकम में, अंडर द हेड सैलरीज। फोरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब सैलरी तुम छोड़ दे रहे हो, वेप कर दे रहे हो, तो ये भी सैलरी इनकम ही है, तुम छोड़ रहे हो, ये तुम्हारा बात है। ठीक है, मान लो ऐसे है कि एम्प्लॉयर से झमेला हो गया,
तुम एम्प्लॉय को बोल रहे हो छोड़ दो, सैलरी देना नहीं है मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको नहीं छोड़ेगा। सैलरी ऑन हो गया मतलब तुम लो चाहे ना लो, टैक्स तुमको देना ही है, दिखाना ही है। समझ में आ रहा है? बोलो, इसमें कोई कहां पर डाउट है? बोलो। कोई डाउट? डाउट नहीं है। बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज, एडवांस सैलरी, ये पहले ही बोल दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एरियर सैलरी, पहले ही बोल दिए ना। एडवांस ले लिए मतलब कौन सा बेसिस पे हो रहा है? रिसिप्ट बेसिस पे। सैलरी मार्च में तुम काम कर रहे हो, भी नहीं मिला है, सैलरी मई में मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ईयर के लिए होगा? 23-24 के लिए हो रहा है। कौन सा बेसिस पे हो रहा है? ये ड्यू बेसिस पे। अच्छा, ड्यू एंड एरियर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक है ना एरियर सैलरी। एरियर सैलरी का मतलब होता है सैलरी इंक्रीज कर गया, लेकिन क्या हो रहा है, 2023-24 चल रहा है, 2024 में मई में जाके एक सैलरी स्केल इंक्रीज किया है, सैलरी इंक्रीज हो गया, लेकिन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2023 अप्रैल से। इसका मतलब क्या हो गया? अप्रैल से 23 का, अप्रैल से 24 का मार्च तक जितना तुमने काम किए उसका पैसा मिल गया था। ठीक है, जो ड्यू हुआ था मिल गया था, लेकिन 2024 में जाके मई में सैंक्शन हुआ है कि एक सैलरी तुमको फिर से 23 से मिलेगा। तो कोई पे कमीशन हुआ है, जो सैलरी रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, बैक से मिलता है उसका इफेक्ट। तो 23 अप्रैल से, अभी 23 अप्रैल से कुछ एक्स्ट्रा पैसा तुमको मिलने वाला है। ये क्या हो गया? तुम्हारा एरियर हो गया। समझ में आ रहा है? ड्यू क्या है? तुम काम किए, ड्यू हुआ है, पैसा अभी तक नहीं मिला है। एरियर क्या है? काम किए, उसका पैसा तुमको मिल गया था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, सैलरी रिवाइज होके इंक्रीज कर गया पहले से। तो पहले का जो सैलरी है अभी तक ड्यू है, वो हो गया तुम्हारा एरियर। समझ में आ रहा है? सैलरी रिवाइज होके इंक्रीमेंट हो गया, पहले टैक्स नहीं हुआ था, तब तो नहीं मिला था ना हम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ, जब से इंक्रीज हो रहा है वहां से तुम टैक्सेबल होगा, वहां से तुम्हारा सैलरी है। लेकिन पहले तो टैक्सेबल नहीं हुआ था ना, एरियर वाला पार्ट। ड्यू वाला पार्ट हो गया था टैक्सेबल। ड्यू रिसिप्ट बेसिस पे होता है, लेकिन एरिया वाला पार्ट क्या होगा? जो एरियर है वो अभी से होगा। क्लियर? एरिया का मतलब वो नहीं है, मई में जाके इंक्रीज हुआ है। तो 23-24 में बैठ के 24 का 2024 का मई में जाके तुम्हारा सैलरी रिवाइज होके इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन इंक्रीमेंट कब से हुआ है?
इसका इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 2023-24, ठीक है। तो 23-24 में तुम्हारा ये नॉलेज में ही नहीं था और एम्प्लॉयर का भी नॉलेज में नहीं था कि हाँ इसका सैलरी है कुछ, लेकिन ये नॉलेज में कब आ रहा है? 24-25 में जाके। तो पहले नॉलेज में नहीं था मतलब पहले ड्यू भी नहीं हुआ था, ड्यू भी नहीं हुआ था मतलब टैक्सेबल भी नहीं हुआ था। अभी 24-25 में जाके मई मास से तुम्हारा ड्यू हो गया। तो ये जो ड्यू है पहले ड्यू नहीं था, अभी क्या हो रहा है तुम्हारा ड्यूज है, तो ये हो गया एरियर। तो ड्यू एंड एरियर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तुम मार्च में काम कर रहे हो, तुम्हारा सैलरी मार्च में ड्यू हो रहा है, तुमको अप्रैल में मिल रहा है, ये सही बात है, ये तो हो गया। ये एरियर नहीं है। एरियर कहां पर है? ड्यू ही पहले नहीं हुआ था, जो पहले ही ड्यू नहीं हुआ था, नॉलेज में नहीं था, बाद में तुम्हारा एरियर हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया पहले से। समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रहा है? तो एरियर सैलरी कौन सा बेसिस पे चार्ज होता है? एरियर सैलरी चार्ज होता है ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये तो ड्यू पहले नहीं हुआ था, तो ये होगा ओनली रिसीव बेसिस पे। ओनली कौन सा बेसिस पे होगा? रिसीव बेसिस पे होगा। जब रिसीव करेंगे वहीं टैक्सेबल होगा। हाँ, 24-25 में अगर तुम रिसीव कर रहे हो तो 24-25 में ही तुम्हारा टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है? देखो एक प्रोविजन है, प्रोविजन इलास्ट्रेटेड। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मिस्टर एक्स जॉइन ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी 25,000 पर मंथ ऑन 1/4/20। तब तो ये था, लॉकडाउन था। इन द ईयर 21-22 his increment decision was pending. 1/12/22 his increments was finalized. Thus for 2021-22 5,000 per month increment हो गया, and for 22-23 7,500 per month. Such arrear salary received on 5/12/22. Find the gross taxable salary. तो कौन सा ईयर पे चार्ज होगा बोलो? जो एक्स्ट्रा है कब तुमने रिसीव किए? 22-23 में तुम्हारा चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी कितना चार्ज होगा? अमाउंट 5,000 से इंक्रीज हो गया, कितना होगा? एरिया सैलरी कब से इंक्रीज हुआ है? 21-22 से। तो 21-22 का 5,000 इंटू 12 पहले नहीं हुआ था ना, पहले तो नहीं हुआ था। इसका इफेक्ट कब से आ रहा है? 21-22 से। तो तुमको 22-23 में जाके मिल रहा है एरियर सैलरी। किसका मिल रहा है? 21-22 का, 22-23 का, सब मिल रहा है एक साथ। तो कौन सा ईयर में ये टैक्सेबल होगा? 22-23 प्रीवियस ईयर में। समझ में आ रहा है? देखो, तो सैलरी फॉर 21-22 हो गया 60,000। 22-23 में क्या हुआ है? नॉर्मल सैलरी तुमको मिल रहा है 25,000, इसके बाद 5,000 मिल रहा है, इसके बाद और क्या हो रहा है? 5,000 फॉर कौन से ईयर के लिए? 21-22 के लिए। फिर 22-23 से 7,500 भी मिलने लगेगा, मतलब और भी इंक्रीज हो गया। मतलब तुम्हारा सैलरी कितना हो गया? 2021 में था कितना? 25,000। 21-22 में क्या हो गया?
5,000 इंक्रीज हो गया, मतलब 30,000 हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद फिर से 22-23 में आके 7500 इंक्रीज हो गया, तो मतलब कितना हो गया सैलरी? 37,500। तो 37,500 मिलेगा 22-23 में, इंटू 12। एंड 2023 अप्रैल का सैलरी तुमने कब ले लिए? कब ले लिए? फॉर द सैलरी ऑफ अप्रैल 23 also has been received in advance on 15 मार्च, मतलब 22-23 में ही ले लिए तुमने, तो वहां पर एडवांस सैलरी भी आएगा। आ गया एडवांस सैलरी, ये हो गया ग्रॉस टोटल सैलरी। समझ में आ रहा है? हम्म। राहुल गांधी नहीं है, राजीव गांधी। अच्छा, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, पढ़े थे ना? लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या है? लोन। एडवांस अगेंस्ट, ये जो है ना एडवांस अगेंस्ट, इसका मतलब होता है लोन। इसका मतलब क्या होता है? लोन। जब भी बता देगा ना एडवांस अगेंस्ट, मतलब लोन हो गया। लोन ले रहे हो मतलब क्या है? ये तो इनकम नहीं है, तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगा। अच्छा, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, ये इजी रूल है। होता है ना रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का, पता है लॉजिक? चैप्टर होगा, इसका अलग चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम इंडिया में ड्यू हो, अगर सैलरी ड्यू इंडिया में हो रहा है आइदर, और रिसीव इंडिया में हो रहा है, दोनों में अगर एक कोई भी इंडिया में हो रहा है, मतलब सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। समझ में आ रहा है? ड्यू और रिसीव। इंडिया देखो, सैलरी विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न इन इंडिया shall be taxable in the hands of all assessee, whether resident or non-resident. एंड बाकी जो सैलरी है, अगर तुम इंडिया में नहीं हो रहा है, salary is deemed to be earned in India provided the service is rendered in India, the rest period or leave period which is preceded and succeeded by the service rendered in India and forms part of service contract of employment। मतलब यहां पर आएगा इंडिया के लिए तुम सर्विस दे रहे हो, तो ये इंडिया में ही ड्यू होगा। एक्सेप्शन है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडिया के लिए सर्विस देता है लेकिन बाहर रहता है, मतलब
आउटसाइड इंडिया रह के इंडिया के लिए सर्विस देता है। कौन? जो फॉरेन एम्बासी होता है ना, जैसे हम लोग का यूपीएससी में होता है एग्जाम में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस, तो फॉरेन में रहता है इंडियन एम्बासी, ठीक है। तो वहां में जाके क्या होता है, इंडिया के लिए सर्विस देता है। तो इन लोगों का क्या नहीं होता है, ये परमानेंटली क्या होता है, बाहर रहता है इंडिया के, तो इंडिया में ये सैलरी अराइज नहीं होता है, मतलब इंडिया में सैलरी ड्यू नहीं होता है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है। हम्म। इंडियन गवर्नमेंट का ही है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यूपीएससी दे के करना होगा। हाईएस्ट पे में रहता है, बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, लेकिन रिस्क है ना, विदेश छोड़ के रह रहा है, रिस्क भी है, कल्चर भी तुमको अडेप्ट करना होगा, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को मजा लगता है कि हाँ घूमने गए बाहर जाके, यहाँ तो घूमने नहीं गए ना, सर्विस देने के लिए गए। परमानेंटली नेचर में उन लोगों का क्या है, वहां पर ही रिसाइड करना है, तो प्रॉब्लम होता है। जहां पर परमानेंट नेचर पे तुम रिसाइड करोगे, वहां से वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम भी बहुत लगता है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी एट अ ग्लांस, ये देख लेना एक बार क्या है क्या नहीं है। देखो बहुत सारा अलाउंसेस है, बेसिक, यहाँ पर देखो, बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, हाँ ये जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसके बाद जो है अलाउंसेस आ रहा है, बहुत सारा अलाउंसेस है, टीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। इसके बाद आ रहा है पार्क्विजिट्स, वैल्यूएशन, सब मिला के डिडक्शन मिलेगा, मिला के जो आ रहा है टैक्सेबल सैलरी। तो बेसिक सैलरी नॉर्मल क्या होता है, इट इज द सम, बेसिक सैलरी क्या है, इट इज द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज सैलरी एंड शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक मतलब जो बेस रहता है उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक सैलरी, बेस सैलरी मतलब उससे कम सैलरी कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सबका एक बेस लेवल होता है ना, जैसे आईपीएल चल रहा है तो उसका एक बेस प्राइस होता है ना प्लेयर का, 50 लाख। सपोज एक प्लेयर ने बेस प्राइस फिक्स किया है, मेरा बेस प्राइस है 50 लाख, इसका मतलब क्या है, 50 लाख से नीचे उसका प्राइस कभी भी नहीं आएगा। मतलब अगर ऑक्शन होगा तो उसके नीचे प्राइस का ऑक्शन नहीं होगा उन प्लेयर के लिए। समझ में आ रहा है? तो बेसिक सैलरी में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब बेस सैलरी है, उससे नीचे नहीं आएगा तुम्हारा सैलरी। अभी पे स्केल है तो होता है ग्रेडिंग सिस्टम, बेसिक सैलरी इज गिवन बाय एज 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000। इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट को दिक्कत होता है इसमें, जानते हो इसका मतलब? हाँ, तो क्या है, इसका मतलब क्या है अगर ऐसे देता है? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है, देखो, 5,000 to 8,000,
5,000 टू 8,000 1,000 करके इंक्रीज होते होते जाएगा। तो 1,000 अमाउंट इंक्रीज बाय रुपीज 1,000 ईच ईयर। हो गया। इसके बाद क्या है, 8,000 से लेके 12,000 तक क्या होगा? तो अमाउंट इंक्रीज बाय ₹2,000 पर ईयर। ठीक है, ये है तुम्हारा अप टू ये पर अप टू क्या है, अप टू 8,000। यहां पर होगा अप टू ₹12,000। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सैलरी का ही ग्रेड है। बाद में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस क्या है? ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, तो तुम्हारा ये जो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा जो सैलरी तुमको मिल रहा है ना, उससे तुम क्या भरपाई नहीं हो पाएगा, मतलब कंपनसेट नहीं हो पाएगा। अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है मतलब क्या है, मतलब सामान का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो हाँ, उसका परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए एम्प्लॉयर क्या करता है, कंपनसेट कर देता है। जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन देता है यह है डियरनेस अलाउंस। देखो ये क्या है, इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? फीस, an employee may be given apart from basic salary extra remuneration। जो भी होगा, नाम जो भी होगा, चलो सब टैक्सेबल है। कमीशन टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, नाम जो भी है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, मतलब अगर तुम्हारा रिटायरमेंट हो जा रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद तुमको जो मिलता है वो भी तो टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ छाड़ मिलता है तुमको। ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, वीआरएस एंड अदर। ये आरएम ग्रेचुइटी, पहला जो पार्ट है ग्रेचुइटी, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है। ग्रेचुइटी, तो ग्रेचुइटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। और इसका जो एग्जम्पशन मिलता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, इसको याद रखना, सेक्शन को याद रखना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील्स विद द एग्जिम्पशन फ्रॉम ग्रेचुइटी इनकम। मतलब तुमको जो ग्रेचुइटी मिल रहा है पूरा टैक्सेबल नहीं है, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्प्टेड। जो एग्जाम्प्टेड पार्ट है पार्टली, वो कौन से सेक्शन के लिए है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड, लेकिन अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पार्टली टैक्सेबल, पार्टली क्या होता है, एग्जाम्प्टेड। चलो जाते हैं
ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी 3 टाइम तुमको मिल सकता है। एक, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज, मतलब तुम सर्विस में हो अभी भी, तब भी तुमको क्या हो रहा है, ग्रेचुइटी मिल रहा है, तुम ग्रेचुइटी विथड्रॉ कर रहे हो। ऑन टर्मिनेशन एंड रिसिप्ट आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ये जो है ना, अगर सर्विस करते करते तुमको ग्रेचुइटी मिल रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन। हाँ, नहीं वो भी सैलरी पे ट्रीट होगा, लेकिन यहां पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए था, तुमको रिटायरमेंट के पहले मिल गया, तो फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन। अगर गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तब क्या होगा? सबका होगा। हाँ, फुल्ली टैक्सेबल फॉर, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई छाड़ नहीं है, चाहे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये हो गया। ऑन टर्मिनेशन मतलब रिटायरमेंट, ये इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट। टर्मिनेशन मतलब रिटायरमेंट। तो बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलता है, बाय अदर एम्प्लॉय मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, यहां पर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि जॉब अभी नहीं है ना तुम्हारे पास, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अदर एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो क्या होगा? अगर अदर एम्प्लॉय को मिलता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। इसमें दो क्राइटेरिया है, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इसमें दो कंडीशन है। अगर कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट होगा तो क्या होगा, नॉट कवर्ड होगा तो क्या होगा, आ रहे नीचे। हाँ, अच्छा। ये अगर ये जो देखो, ये जो रूल है, एग्जेम्पशन का रूल है 10, सबसेक्शन 10, फॉर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जेम्प्टेड पार्ट कौन सा है? एक्चुअल रिसिप्ट और ₹20 lakhs और
15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और पार्ट देयर ऑफ, यहां पर लिख दो, और पार्ट देयर ऑफ। मतलब फ्रैक्शन अलाउ। कैसे? यहां पर देखो नोट्स, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूड्स एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, अगर ऐसे हो रहा है, मान लो 7 years 6 months, तो क्या होगा कंप्लीटेड ईयर? 7 years 7 years 10 months, क्या होगा कंप्लीटेड ईयर? 8 years। मतलब अगर 6 मंथ्स के ज्यादा हो गया, ठीक है, आ गया, अगर 6 मंथ्स के ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा ये। एंड इसमें ये है ना, सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ, सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? ओनली बेसिक प्लस डीए ऑफ लास्ट रॉन। जहां पर मार्क कर रहे हैं ना, उसको याद रखना, तो दिक्कत होगा। In case of an employee of a seasonal establishment, 15 days shall be replaced by 7 days। मतलब 7/26 हो जाएगा into completed year of service। आज पहले रूल पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे प्रॉब्लम बनाएंगे। इसके बाद है नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। अगर नॉट कवर्ड होगा तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट ₹20 lakhs और हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ये तीनों में विच एवर इज लोअर, पहले भी तो वही था, लिखा नहीं था? हाँ है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लिस्ट, तीनों में जो लिस्ट होगा। यहां पर है एवरेज सैलरी पर मंथ। ये जो एवरेज सैलरी है, क्या है एवरेज सैलरी? मतलब 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। और ये जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, इसमें क्या है? कंप्लीटेड ईयर मतलब फ्रैक्शन नॉट अलाउ, फ्रैक्शन नॉट अलाउ। मतलब दैट इज क्या होगा? 7 years 11 months, क्या होगा? 7 years ही होगा।
10 मंथ्स एवरेज सैलरी, सैलरी में क्या आएगा पार्ट, देखो एवरेज सैलरी हियर मीन्स बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। कमीशन क्या होगा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है, नॉट फिक्स्ड कमीशन, नॉट फिक्स्ड अमाउंट, लिख लो, नॉट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन। नॉट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन, ये क्या होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बिंग परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये होगा फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। टर्नओवर जैसे जैसे चेंज होगा तुम्हारा क्या चेंज होगा, कमीशन भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है। और जो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जो महीने में तुमने रिटायर किए उसको छोड़ दो। मान लो अगस्त, अगस्त का 28 में रिटायर किए तुमने, तो अगस्त को छोड़ दो, उसके पहले का 10 मंथ्स। समझ में आ रहा है। हम्म। और डीए में देखो क्या होता है, इफ डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर बता देगा क्वेश्चन में, देन द सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन ऑफ डीए, सॉरी ग्रेचुइटी। बोलो अभी रूल में कहा प्रॉब्लम है। अगर डीए तुम्हारा नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो बता देगा क्वेश्चन में, तब नहीं लेंगे। अगर कुछ नहीं बता रहा है मतलब डीए इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड वी शुड कंसिडर, ठीक है। कोई डाउट। यहां पर एक चीज देखो, अगर ग्रेचुइटी कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, यहां पर भी स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या करेंगे, कौन सा रूल लेंगे, डायरेक्टली तुम कवर्ड का रूल ले लो, ठीक है, कवर्ड वाला रूल। एज्यूम कर लो कवर्ड वाला रूल लेंगे। समझ में आ रहा है तो। अच्छा, पेंशन, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन का ट्रीटमेंट आते हैं डायरेक्टली। पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, दो पार्ट है। अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, रेगुलर पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूट करना मतलब पेंशन को इन कैश कर लेना, मतलब एक बार में लामसम लेना। हाँ, नहीं, सब में ही देता है, लामसम दे देता है, और कुछ पार्ट रेगुलर होता है, कुछ पार्ट लामसम होता है। जो पार्ट लामसम में हो जाता है इन कैश, इन कैश, लामसम, दैट इज कम्यूटेड पेंशन। रेगुलर पेंशन टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड में क्या होता है, दो पार्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। किसमें? ओनली कम्यूटेड में। अदर एम्प्लॉय क्या हो जाता है? मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलता है। नीचे आते इसको पहले लिख दे यहां पर, पार्टली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A पार्टली एग्जेम्प्टेड। इसका रूल जो है नीचे है। रूल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है तो रूल। एग्जामिशन रूल कहाँ है? ओ अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। कम्यूटेड पेंशन रिसिव्ड बाय एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड ग्रेचुइटी। ठीक है, इसका दो पार्ट है। हु हैज रिसीव्ड ग्रेचुइटी, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन कम्यूटेड इज एग्जेम्प्ट। क्या होगा? 1/3 इंटू फुल पेंशन वैल्यू। फुल पेंशन कम्यूटेड। अगर ग्रेचुइटी तुमको नहीं मिल रहा है तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? हाफ इंटू फुल पेंशन कम्यूटेड वैल्यू। डिडक्शन कहां ज्यादा मिल रहा है? केस सी में और केस डी में। सी में ज्यादा मिल रहा है। नीचे जितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? छोटा होगा। तो 1/3 छोटा है कि बड़ा है हाफ से? क्या है बोलो? 1/3 छोटा है, हाफ बड़ा है। तो ज्यादा एग्जाम्शन कहां पर मिल रहा है? जहां पर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का बेनिफिट नहीं है ना उसके पास, इसलिए यहां पर बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। अगर विडो को मिलता है तो क्या होगा? अदर सोर्स में से जाएगा। ठीक है, ये हो गया रूल। कोई डाउट?